जय हिंद। ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज की हम लोग वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे हमने पिछले बार भी बताया था कि हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है, जिसे हम लोग जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी कहते हैं, और साथ ही साथ इसका उत्पादन संभावना सीमा भी नाम है, जिसे इंग्लिश में पीपीएफ कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा उत्पादन को संसाधनों का आवंटन करते हुए, उसका पूर्ण उपयोग करते हुए हम लोग उत्पादन किस सीमा तक कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को जानेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नज़र से भी और आपके इंटरनल एग्जाम के भी नज़र से भी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। तो आप लोग जितने भी बच्चे हमारे चैनल पे जुड़े हैं वो फटाफट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके उसको ऑल पर सेट कर लेंगे, और इसके साथ ही साथ हमारे जो है व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, जिसका क्यूआर कोड यहाँ है। फटाफट इसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको वीडियो से संबंधित सारे की सारी सूचनाएं, चैनल से संबंधित सारी सूचनाएं, चैनल का लाइव क्लास कब चलता है, चैनल के जो है आपके पेड क्लासेस कैसे लिया जाता है, चैनल से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी सूचनाएं आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलता रहता है टाइम टू टाइम, और प्रॉपर क्लास भी आपको लाइन बाय लाइन मिलता रहता है, वीडियोस आपको छूटते नहीं, इसलिए इसको भी ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल से आप जो है अकाउंटेंसी भी पढ़ते हैं और उसके आपको होमवर्क्स लगाने हैं, तो होमवर्क लगाने के लिए, होमवर्क पाने के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे पीडीएफ के जरिए आपको होमवर्क मिल जाता है, ठीक है। ये बातें हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र, इसको इंग्लिश में पीपीसी कहते हैं, शॉर्टकट में याद रखिएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक बात। पहले हम आपको ये बता दें कि कर्व क्या होता है, बहुत बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, रेखा जो होती है ना, रेखा का मतलब होता है दो बिंदु को जो भी चीजें मिलाते हैं उनको रेखा कहते हैं। जैसे एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ठीक है, इनको मिलाने वाली जो भी लाइन है, ठीक है, जो भी रचना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रेखा कहते हैं। ऐसे मिल गया, ठीक है, ये ऐसे भी मिल सकता है ना बात, और ये ऐसे भी मिल सकता है। ये सभी रेखाएं कहलाएंगी, दो बिंदु मिल रहे हैं क्योंकि इसमें, बात क्लियर है, इनको रेखा कहेंगे, समझ में आया। लेकिन हमारी ये रेखा जो होती है दो प्रकार की होती है, ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ पर इकोनॉमिक्स में दो प्रकार की रेखाओं का यूज होता है। एक कहलाता है सरल रेखा, ठीक बात, और दूसरा हमारा कहलाता है वक्र। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उत्पादन संभावना वक्र। इसीलिए हमें ये चीज़ भी जानना हो, ये मैथ्स का थोड़ा सा चीज़ है, लेकिन बहुत बच्चे इन सब चीज़ों से भी जो है कंफ्यूजन में आ जाते हैं, समझे नहीं रहते, इसलिए उनको प्रॉब्लम होता है। और हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में कोई प्रश्न ना बढ़े, है ना बात। ज्ञान आश्रम से जो बच्चा पढ़ लेता है उसके दिमाग में कभी कोई डाउट आ ही नहीं सकता, कोई प्रश्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि डाउट आने से पहले ही हम उसका जो है निदान आपको कर देंगे, ठीक बात। तो यहाँ पर आप जानेगा कि सरल रेखा क्या होता है। सरल रेखा का मतलब होता है कि हमारा जो ए और बी है, इसकी सबसे न्यूनतम दूरी, ठीक है, वही हमारा जो है उसकी रचना को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सरल रेखा कहेंगे। जैसे ये एकदम सीधा ए और बी एकदम सीधा आपस में जुड़ रहा है, तो जो एकदम स्ट्रेट लाइन होता है उसी को हम लोग सरल रेखा कहते हैं, एकदम सीधा सीधा जुड़ रहा है। और वक्र किसे कहेंगे, जब यही जो है थोड़ा सा घुमावदार होते हुए पहुंचता है, चाहे ऐसे पहुंचता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को वक्र कहते हैं, ठीक बात। तो वक्र क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, और हमारा जो है सरल रेखा मतलब सीधी रेखा को क्या कहते हैं, वो सरल रेखा कहते हैं। सिंपल वे में आपको समझ में आ गया, क्लियर बात। तो यहाँ पर हम जब पढ़ रहे हैं उत्पादन संभावना वक्र, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये क्या होगा, ये घुमावदार होगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, थोड़ा सा मुड़ा होगा जरूर, ठीक बात। ये बात क्लियर है। अब होता क्या है इस चीज को समझिए, ये तो मैथ्स की बातें हो गया। अब उत्पादन संभावना वक्र क्या है, नाम से समझिए, उत्पादन संभावना, उत्पादन की क्या संभावना है। तो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में, हमने जाना है कि संसाधनों को बांटा जाता है वस्तुओं के उत्पादन में, कि भाई किस प्रकार की वस्तु को बांटा जाए, किस प्रकार की वस्तु को उत्पादन किया जाए, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो उत्पादन संभावना वक्र है, ये दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऊपर जो है वक्र काम करता है। क्योंकि हमारा वक्र 2D होता है, इसलिए हम लोग इसमें दो वस्तुओं को ले लेते हैं, ठीक है। एक वस्तु x हो गया, एक वस्तु y हो गया। अब इन दो प्रकार की वस्तुओं का हमें उत्पादन करना है, और हमारे उत्पादन के जो साधन है वो कैसे हैं, वो तो सीमित है ना। उत्पादन के साधन क्या है, वो सीमित है। अब हमारे अपने सीमित साधनों के उपयोग से इन दो वस्तुओं की जितनी मात्राओं के संयोगों का हम लोग उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, जितनी मात्रा के संयोगों का हम उत्पादन कर सकते हैं, उन मात्रा के संयोगों को दर्शाने वाली रेखा हमारा उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। सिंपल बात है। कैसे भाई, देखिए, अगर हम पूरे संसाधनों को केवल x वस्तु के उत्पादन में लगा दें, पूरे संसाधन, तो y वस्तु का उत्पादन 0 होगा। सिंपल सी बात है, पता ही है आपको, क्योंकि साधन सीमित है ना, हम सारे साधन इसी में लगा तो y का उत्पादन कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और अगर हम पूरे संसाधनों को केवल और केवल y वस्तु के उत्पादन में लगा दें, तो x वस्तु का उत्पादन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि हमारे पास साधन उतना ही है। अब साधनों का प्रयोग हम एक जगह पे कर रहे हैं तो भाई अगला तो 0 ही होगा। और यदि हम मान लीजिए x वस्तु के उत्पादन में पूरा लगाएं, ये 0 है। अगर हमें y वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है और साथ ही साथ x वस्तु का भी उत्पादन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा, तभी हमारा y वस्तु का उत्पादन क्या हो पाएगा, बढ़ पाएगा।
है कि नहीं बात। यहाँ के संसाधनों को उठा के वहाँ के उत्पादन में हमें डालना पड़ेगा, वहाँ के उत्पादन में हमें लगाना पड़ेगा, तभी जाके वाई वस्तु का उत्पादन हो पाएगा। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है। तो यही चीज है। इसी तरह जब जब हमें क्या करना होता है, वाई वस्तु का उत्पादन करना पड़ता है, तो एक्स वस्तु का उत्पादन को कम करते हैं और तभी जाके हमारा वाई वस्तु का उत्पादन बढ़ पाता है। तो इसी तरीके से जितने भी संयोग बन पाते हैं, जो जो पॉसिबिलिटीज बन पाती हैं, है ना बात, उन सभी संयोगों को दर्शाने वाली जो रेखाएं होती है, उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, उसी रेखा को हम लोग उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ये हो गया प्रैक्टिकल बातें, आपको समझ में आ गया। अब लिखा हुआ क्या है ये पढ़िए, सारी बातें यही सब चीजें लिखा हुआ है। देखिए लिखा है उत्पादन संभावना वक्र उन दो या दो से अधिक वस्तुओं, दो या दो से अधिक वस्तुओं को इसलिए बताया गया कि अब हमारी अर्थव्यवस्था में दो ही प्रकार की वस्तुएं तो बनती नहीं, बहुत सी वस्तुएं हैं, इसलिए ऐसा बोला गया। लेकिन मुख्य रूप से जब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे या फिर जब यहाँ पे हम लोग जब वक्र बनाएंगे तो दो ही प्रकार की वस्तुओं को लेकर चलते हैं, ठीक बात। तो यहाँ पर बताया कि उत्पादन संभावना वक्र उन दो या दो से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों, ठीक है, विभिन्न संयोगों, याद रखिए, विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाली रेखा है, जिन्हें एक उत्पादन संस्थान, एक उत्पादन संस्थान जैसे हम उत्पादन करें तो हम भी अपना उत्पादन संभावना वक्र बना सकते हैं, या पूरी अर्थव्यवस्था यानी देश, एक देश अपने पूरे संसाधनों को किस प्रकार से आवंटन करता है उसके रूप में भी ये बन सकता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि एक उत्पादन संस्था या अर्थव्यवस्था, पूरा अर्थव्यवस्था यानी एक देश, ठीक है, में दिए हुए संसाधनों और तकनीकी ज्ञान, भाई जाहिर सी बात है उत्पादन केवल संसाधन के प्रयोग से थोड़ी ना बनता है, तकनीकी ज्ञान भी तो चाहिए, संसाधन का प्रयोग कितना कितना लगा के कैसे कैसे करना है, तो इसलिए तकनीकी ज्ञान भी यहाँ महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दिए हुए संसाधन और तकनीकी ज्ञान के द्वारा एक समय विशेष पर, भाई समय विशेष भी होगा, उत्पादन जब भी होगा कुछ उसका निश्चित समय होगा, ठीक है। तो एक समय विशेष पर, जो समय विशेष है, समय विशेष पर उत्पादित किया जाता है, ठीक है, उत्पादित किया जाता है। बात समझ में आया? इन जो है यहाँ पर पूरा बात को ध्यान से समझिए, क्या बता रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र दो या दो से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाली रेखा है। तो ये एक रेखा है किस चीज को, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करे, और दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग कैसे, तो ऐसे संयोग जिन्हें एक उत्पादन संस्था या अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधन और तकनीकी ज्ञान की मदद से हमें एक समय विशेष पर उनका हम उत्पादन करते हैं, उनका उत्पादन किया जाता है। क्लियर बात, यही बातें हमने आपको समझाया, ठीक है। आगे क्या बता रहा है, अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, एक वस्तु का उत्पादन की मात्रा बढ़ रहा है, जैसे वाई वस्तु का उत्पादन की मात्रा बढ़ रहा है, बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ता है। देखिए दूसरी वस्तु की मात्रा कम हो रहा है, ठीक है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि भाई संसाधन सीमित है, हमें वाई का उत्पादन करना है तो एक्स को कम करना पड़ेगा, तभी यहाँ के संसाधन वहां पर प्रयोग हो पाएंगे, है ना। और अगर वाई का उत्पादन हमें जो है एक्स का उत्पादन बढ़ाना है तो वाई का उत्पादन कम करें, हमें एक्स की तरफ लाना पड़ेगा, तब जाके होगा। दोनों एक साथ बढ़ नहीं सकते, क्यों, दोनों एक साथ बढ़ाने के लिए हमें संसाधन में वृद्धि करना पड़ेगा, और संसाधन सीमित है, संसाधन नहीं बढ़ सकता है। समझ में आ रहा है बात, तो यही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है कि इसी कारण पीपीसी का झुकाव ऊपर से नीचे दाहिनी ओर का होता है। अब जब भी आप याद रखिएगा, देखिए एक्स और वाई ये एक कर्व में जाते हैं, ठीक बात, ये एक जो है कर्व में जाते हैं, बात समझ में आया। इसे जब हम लोग अपना जब एक डायग्राम बना करके इसे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हो गया एक्स, यहाँ पर हो गया वाई, ठीक बात। तो यहाँ पर बोला है कि पीपीसी जो है क्या होता है, ऊपर से नीचे जो है दाहिनी ओर होता है, बाएं से दाएं ओर जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक बात। ये क्यों होता है, तो देखिए जब भी ऐसा डेटा का लेकर के हम ग्राफ बनाएंगे, ऐसे ही आंकड़ों को लेकर के हम जब ग्राफ बनाएंगे, जो आंकड़े हमारे जिनके बीच में विपरीत संबंध हो, यानी एक्स और वाई इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ऐसे संबंधों को लेकर के हम जब भी आंकड़े को लेकर के ग्राफ बनाएंगे तो याद रखिएगा उसमें बनने वाली रेखा हमेशा ऊपर से नीचे कहाँ, बाएं से दाएं ओर जाता है, यानी वो इस तरह के ही लगभग जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अब ये रेखा सरल रेखा में भी जा सकता है, वक्र में भी जा सकता है, लेकिन ऐसे ही जाएगा, क्यों, विपरीत संबंध जब भी होगा तब ऐसा। और यहाँ पर हमने देखा कि पीपीसी में भी क्या है, विपरीत संबंध है, क्योंकि एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाना पड़ता है, इसलिए इसका भी क्या है, इसी कारण से लिखा ना, पीपीसी का झुकाव ऊपर से नीचे दाहिनी ओर होता है, ऊपर से नीचे दाहिनी ओर जा रहा है। क्लियर बात, तो ये बात रहेंगे, विपरीत संबंध में ऐसा रहेगा, और जब सीधा संबंध होगा तो इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, इधर की तरफ जाएगा, सीधा संबंध होगा। बात समझ में आया, क्लियर है। तो चलिए ये बातें हमें समझ में आ गया, ठीक। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, सबको अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं, ठीक है, मान्यताएं, यानी ये उत्पादन संभावना वक्र जो हम लोग बनाएंगे वो किन कंडीशनों में बनेगा। आपने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, और उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के सीमाएं पढ़ा था, दोष पढ़ा था, उस सीमाएं दोष में आपने एक पॉइंट जाना था, क्या, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। तो यही बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी नियम, सिद्धांत और जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, हर चीज़ों के पीछे मान्यताएं काम करती हैं, और ऐसी मान्यताएं होती हैं जो वास्तव में अपनी अर्थव्यवस्था में नहीं दिखती, इसलिए उसको अवास्तविक कहते हैं, अनरियलिस्टिक, जो रियलिटी में है ही नहीं। बात समझें,
क्लियर है। तो ऐसी यहाँ पर मान्यताएं हैं और उत्पादन संभावना वक्र भी उन्हीं मान्यताओं को लेते हुए ही बन पाएगा। अगर मान्यताओं में बदलाव होगा तो उत्पादन संभावना वक्र नहीं बन पाएगा। ठीक बात। जैसे पहला मान्यता क्या है, सबसे पहला मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुएं x तथा y का उत्पादन हो रहा है। भाई वक्र जब भी बनाना है हम लोग का 2D ग्राफ बनता है तो 2D बनेगा तो दो ही वस्तुएं हो सकती है ना, x और y। अगर तीसरी वस्तु z भी आ गया तो कहां से उत्पादन संभावना वक्र बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए बोला है कि अर्थव्यवस्था में केवल दो ही वस्तुएं बनती हो, उनका उत्पादन होता हो, एक x दूसरा y। क्या ये रियलिटी बात है? क्या अर्थव्यवस्था में केवल दो ही प्रकार की वस्तु बनते हैं? नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये जो है थ्योरेटिकल आप पढ़ते हैं तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकली इसे रियल लाइफ में हम लोग जो है दो ही वस्तुओं के आधार पे तुलना कर सकते हैं, बना सकते हैं। सभी वस्तुओं के आधार पे ये नहीं बन सकता। ठीक है, क्लियर है। तो ये पहला बात हो गया। दूसरी बात हो गया, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों की मात्रा निश्चित और स्थिर हो, और जो हमारे उत्पादन के जो साधन है उनकी मात्रा स्थिर एवं निश्चित हो। साधन भी हमारे निश्चित होने चाहिए, स्थिर हो जाए, साधन बढ़ने नहीं चाहिए। अगर साधन बढ़ने लगा तो भाई दोनों का उत्पादन हम आराम से बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि एक का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक को घटाना पड़ेगा, दोनों आराम से बढ़ सकता है। इसलिए क्या है, ये भी मान्यता है कि साधन भी निश्चित और स्थिर होने चाहिए। साथ ही साथ क्या लिखा है कि आपके जो है यहाँ पर साधन विशिष्ट नहीं, साधन विशिष्ट नहीं होने चाहिए। साधन विशिष्ट नहीं होने का मतलब ये है कि ऐसे साधन ना हो कि केवल एक ही चीज में प्रयोग हो, दूसरे में प्रयोग ना हो, है ना बात। जैसे चाय बनाने के लिए हम लोग चाय पत्ती का जो प्रयोग करते हैं वो विशिष्ट साधन है कि चाय बनाने में उसका प्रयोग होगा, और किसी चीज में उसका प्रयोग नहीं हो सकता। लेकिन जो चीनी का प्रयोग करते हैं वो विशिष्ट साधन नहीं है, वो चाय में भी प्रयोग हो सकता है भाई, और किसी चीज को मिठाई बनाने में भी मिठास के रूप में उसका भी प्रयोग हो सकता है, शरबत बनाने में भी चीनी का प्रयोग हो सकता है। तो चीनी विशिष्ट नहीं है। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि साधन ऐसे होना चाहिए, विशिष्ट नहीं होना चाहिए, यानी उसका जो प्रयोग है वो x वस्तु में भी हो सकता है, y वस्तु में भी हो सकता है। उस संसाधनों को इधर से उधर आराम से किया जा सकता है। तभी ना एक वस्तु का संसाधन उठा के दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगा रहे हैं। अगर विशिष्ट हो जाता तो केवल x में लगता, तो पीपीसी काम ही कहाँ कर पाता, नहीं बन पाता। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि हमारे जो है साधन विशिष्ट नहीं होने चाहिए। फिर अगला क्या है, प्रत्येक साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। पीपीसी हमेशा मैक्सिमम की बात करता है, यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति में बात करता है। पीपीसी जो बनता है हमारा उत्पादन संभावना वक्र जो बनता है वो हमारा तब बनता है जब हम संसाधनों का पूरा उपयोग कर रहे हैं, उसके आधार पर बनता है। ठीक है, इसलिए उसको सीमा कहते हैं। सीमा का बॉर्डर, बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर वो बताते हैं जब आप मैक्सिमम चीज़ों का प्रयोग कर ले तो वहां तक जाएं, उसके बाद आप जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर रहते तो आपने पूरा अपना प्रयोग नहीं किया, पूरा अपना ताकत नहीं देखा, यही बात है। तो यहाँ पर क्या है, संसाधनों का पूरा उपयोग यहाँ पर होना चाहिए, पूर्ण रोजगार की स्थिति होना चाहिए, यानी हर एक संसाधन काम पे लगे रहने चाहिए। अगर कोई संसाधन आपका काम पे नहीं लगा है, आपने आधा संसाधन का प्रयोग करके काम कर रहे थे, एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, वाई वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो खाली संसाधन है उसको उठा के वाई वस्तु में लगा दो और उसका उत्पादन बढ़ा दो, तो एक्स वस्तु के उत्पादन की घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये बोला है कि हमारे जो उत्पादन के जो संसाधन है पूर्ण रोजगार की स्थिति में तभी होगा कि एक्स वस्तु का उत्पादन घटेगा, तब जाके वाई वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा। वरना आपके पास जो बचे हुए संसाधन उसी का प्रयोग करके वाई वस्तु का उत्पादन बना लेंगे, है ना बात। क्लियर है। नेक्स्ट बात है हमारा क्या, कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन तकनीक भी अपरिवर्तित है। तकनीकों में भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो भी परिवर्तित रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तकनीक बदला, है ना बात, अगर तकनीक बदला तो आपका क्या होगा, आपके उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अच्छी तकनीक आने से उत्पादन बढ़ जाता है, वहाँ पे संसाधन बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ता है, बस तकनीक बदल गया तो आपके जो है उत्पादन बढ़ जाएगा। इसलिए जो है उत्पादन आपका जो है तकनीक भी सेम रहना है, तभी जाके पीपीसी काम करेगा, यानी एक वस्तु का उत्पादन घटेगा, दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा। वरना आप तकनीक बढ़ा के उत्पादन बढ़ा लें, संसाधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्लियर बात। तो ये भी आपका ध्यान रखने वाली बात है। तो टोटल मिला के ये हमारी जो है 5 यहाँ पर मान्यताएं हैं। ठीक है, अच्छे तरीके समझ में आए। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं अब उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, उसकी मान्यता क्या है, ये समझ लिया। अब हम लोग उत्पादन संभावना वक्र बनाना सीखेंगे। तो जब भी उत्पादन संभावना वक्र बनाना है तो उसके लिए एक डेटा चाहिए, एक आंकड़ा चाहिए। जो आंकड़ा आपको मिलेगा उत्पादन संभावना सारणी में, ये सारणी आपके सामने, इस सारणी को समझते हैं। ठीक बात, अच्छे तरीके से देखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहला देखा जाए तो यहाँ पर संभावनाएं लिखा है, पॉसिबिलिटीज, कि कितनी संभावनाएं हैं। तो टोटल यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर 6 संभावनाएं लिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, और यहाँ पर हमने 2 प्रकार की वस्तु ली है। एक वस्तु हमारा गेहूं, ठीक है, एक्स वस्तु में जो लाख टन, यहाँ पर जो भी लिखा है ये लाख टन के हिसाब से, यानी यहाँ पर 1 लाख टन, 2 लाख टन, 3 लाख टन, 4 लाख टन, 5 लाख टन, ऐसा करके। और ये उपभोक्ता वस्तु है भाई, गेहूं कौन उपयोग कर रहा है, उपभोक्ता वस्तु करता है। ठीक है, फिर दूसरा हमारा मशीनें, मशीनें क्या है, वाई वस्तु में है, और ये 1000 इकाइयाँ, यानी 30,000 इकाइयाँ, 28,000 इकाइयाँ, 24,000, 18,000, 10,000 और 0। ठीक है, और ये पूंजीगत वस्तु है। जाहिर सी बात है, मशीन कौन भाई, उत्पादक के तौर पे होता है, पूंजीगत वस्तु है। और अगला एमआरटी है। अब एमआरटी क्या है, इस चीज को समझिए। एमआरटी को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपका एक वस्तु निकल करके दूसरी वस्तु को कितना ट्रांसफॉर्म कर रहा है, दूसरी वस्तु में कितना बदल रहा है, वही कहते हैं हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक बात, एक वस्तु जो निकल रहा है और दूसरी वस्तु में जा रहा है तो दूसरी वस्तु का वो कितना उत्पादन कर रहा है, ठीक है, उसके रूप में वो कितना ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ये होता है सीमांत प्रतिस्थापन दर भी जो है कहते हैं इसको। तो इस तौर पे भी इसे हम लोग देखा जा सकता है। ठीक बात,
अब हमारा इस चीज को समझते हैं। सबसे पहला ये हुआ कि हमारी पहली जो हमारी संभावना है, इसमें बताएगा कि सारी की सारी जो संसाधन है वो हमने मशीनें के उपयोग में लगा दिया। ठीक है, तो मशीन जो है हमारी पूंजीगत वस्तु, वो 30,000 इकाइयों का प्रोडक्शन हो गया और हमारा जो उपभोक्ता वस्तु गेहूं वो 0 हो गया, क्योंकि सारे संसाधन तो मशीन में लग गए, तो ये कहां से उत्पादन होगा, इसलिए ये 0 हो गया। दूसरे ये हमारी संभावना है कि हमने क्या किया कि इससे जो है एक बढ़ाया, इसका हमने 1 लाख टन उत्पादन करना चाहा, तो इसके वजह से जैसे ही हम इसका 1 लाख टन उत्पादन करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है मशीनों का उत्पादन कम होगा ना, क्योंकि जब भी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाएं दूसरी वस्तु का उत्पादन घटेगा। तो हमारा जो मशीन का उत्पादन है वो 30 से घट करके क्या हुआ, 2 घट करके 28 हो गया। क्लियर बात, ये हो गया। हमारे मशीन का उत्पादन कम होगा, बिना ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसाधन सीमित है। गेहूं का उत्पादन करना है तो भाई मशीन कम करना पड़ेगा उसका उत्पादन। फिर अगला हमारा तीसरी संभावना है, हमने जो है गेहूं का उत्पादन एक और बढ़ा दिया, एक और बढ़ा के इसको जो है 2 कर लिया, तो हमारा जो यहाँ पर जो मशीन का उत्पादन वो फिर से घटेगा, क्योंकि जब जब गेहूं का उत्पादन बढ़े मशीन का उत्पादन घटेगा। और ये घट करके फिर क्या हुआ, ये घट करके जो है 4 घट करके जो है 24 हो गया। क्लियर है, समझ में आया, इस तरह से हो गया। क्लियर बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगले में फिर से हमने गेहूं का उत्पादन एक और बढ़ाने की कोशिश किया, तो ये 3 हो गया, और यहाँ पर मशीन फिर से घट करके जो है 6 घट करके अपना जो है 18 हो गया। और फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, हमने जो है गेहूं का उत्पादन एक और बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पर मशीन का उत्पादन फिर से घट करके जो है 10 घट करके हमारा 8 घट करके हमारा जो है 10 पर हो गया। ठीक बात, 8 घट करके हमारा जो है 10 पर हो गया। फिर उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा हमने गेहूं का उत्पादन एक और बढ़ाया, तो इसके वजह से हमारा फिर से मशीन जो है घट करके 10 घट करके 0 हो गया। यानी इस कंडीशन में, छठे कंडीशन में सारे के सारे संसाधन गेहूं के उत्पादन में लग गए और मशीन का उत्पादन क्या हो गया, मशीन का उत्पादन 0 हो गया, क्योंकि सारे संसाधन इसमें लगे तो मशीन कहां से उत्पादित होगा। तो ये बात हो गया। क्लियर है, इस तरीके से। तो ऐसे करते हुए हमारे जो है टोटल 6 संभावनाएं प्रकट हुए अपने संसाधनों का पूरा उपयोग करके मशीन और गेहूं को उत्पादन करने की कंडीशन में। ठीक बात। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर यही आंकड़े याद करने हैं, तो जरूर यही आंकड़े याद करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जो समझाया है उस चीज़ को नोट करेंगे, उस चीज़ को याद करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है ना बात। दूसरा आंकड़े अपने हिसाब से भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके मन में आ रहा होगा और जरूर आ रहा होगा सबके मन में कि भाई यहाँ पर जो घटने की दर है यहाँ पे बढ़ तो एक ही रहा है, लेकिन ये घट रहा है, पहले 2 घट रहा है, फिर 4 घट रहा है, फिर 6 घट रहा है, फिर 8 घट रहा है, फिर 10 घट रहा है, ऐसा क्यों। तो इसे थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा। आप जो है 2 प्रकार की वस्तु का खुद उत्पादन करें, आपके पास 2 संसाधन है, एक जगह एक कुछ मजदूर जो है आपके मशीन उत्पादन में लगे, कुछ मजदूर आपके गेहूं उत्पादन में लगाने हैं। ठीक है, गेहूं और जो है मशीन का उत्पादन हो रहा है और आपके पास मजदूर है। अब सारे मजदूर पहले मशीन के उत्पादन में लगे थे, तो मशीन का उत्पादन हो रहा था 30, गेहूं का उत्पादन 0 था। अब आपको गेहूं के उत्पादन में कुछ मजदूरों को लगाना है, तो आपने मशीन वाले मजदूरों को उठा करके गेहूं के उत्पादन में लगाया। तो जब वो मशीन के उत्पादन को छोड़ के गेहूं के उत्पादन पे जाएंगे तो मशीन का उत्पादन ज्यादा व्यापक रूप से कम होगा, क्योंकि वो उसके अनुभवी थे, उसमें वो काम कर रहे थे, उसके बारे में अच्छे तरीके। और गेहूं पर नया नया काम करने आएंगे तो गेहूं के उत्पादन का उस तरह से नॉलेज उनको होगा नहीं, तो उस प्रकार की उपयोगिता वो नहीं दे पाएंगे गेहूं के उत्पादन में, इसलिए गेहूं का उत्पादन कम हुआ और मशीन का उत्पादन कम ज्यादा घटा। फिर अगले बारे को फिर से आप डालेंगे तो मशीन का उत्पादन फिर ज्यादा गिरेगा, क्योंकि ज्यादा मजदूर हट रहे हैं तो उसकी उपयोगिता कम होती जा रही है, उसके जो मजदूरों की उपयोगिता है वो ज्यादा अपना प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादा तेजी से उसका उत्पादन घटेगा। लेकिन वही जब वो गेहूं में जा रहे हैं तो उन्हें वो नहीं आ रहा है काम करने, उनके लिए वो नया काम है, इसलिए वो गेहूं का उत्पादन क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। ठीक बात, क्लियर है। इसी वजह से जब जब यहाँ से जो है संसाधन इधर शिफ्ट हो रहा है तो ये उत्पादन तो कम हो रहा है, लेकिन इनमें जो कमी है वो ज्यादा तेज कम हो रहा है। ठीक है, और इन्हीं वृद्धि और कमी के जो दर है इसी को हम लोग MRT कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, जैसे गेहूं 1 बढ़ा, मशीन 2 घटा तो 1 अनुपात 2, गेहूं 1 बढ़ा, मशीन 4 घटा तो 1 अनुपात 4, गेहूं जो है आपका 1 बढ़ा, मशीन 6 घटा तो 1 अनुपात 6, फिर हमारा गेहूं जो है 1 बढ़ा, मशीन 8 घटा तो 1 अनुपात 8, गेहूं 1 बढ़ा और मशीन जो है 10 घटा, इसलिए 1 अनुपात 10। इसी को हम लोग MRT कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा जो है ये जो मशीन है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है गेहूं के रूप में, उसका यहाँ पर रेट है। ठीक बात, क्लियर है, ये आंकड़े समझ में आए। अब इसी आंकड़ों को लेकर के हम लोग यहाँ पर जो है ग्राफ बनाए। ठीक है, यहाँ पर ये जो ब्लैक पॉइंट है ये गलती से हो गया है, तो इसको जो है इग्नोर करिएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये गलत है, तो ये गलती से बना हुआ है, तो इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पर ये ग्राफ है, ग्राफ थोड़ा सा धुंधला होगा लेकिन आपको तब भी अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, समझिएगा क्या है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी संभावनाएं हैं उनको हमने यहाँ पे चार्ट में ले लिया है। जैसे देखिए एक्स पॉइंट होगा, ये एक्स लाइन हो गया। ठीक बात, क्लियर है, ये एक्स हो गया, बात समझ में आया। एक्स वस्तु में क्या है, गेहूं है, जिसको हमारा जो है लाख टन के रूप में है, लाख टन के रूप में है ये। ठीक बात, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इस प्रकार की चीज़ें हो गई। ये बराबर बराबर होना चाहिए। ग्राफ आपको बनाने आता ही होगा, 10th में सीखे होंगे, क्लास 6, 7, 8 में भी बताया जाता है, 8 में बताया जाता है, उसमें सीखे होंगे। तो 1, 2, 3, 4 टोटल 5 हमारे गेहूं की इकाइयाँ थी, तो हमने 5 जो है बराबर बराबर हिस्सों में एक्स को बांट लिया।
ठीक है। 0 से 1 में जितना गैप है वही 1 से 2 में भी उतना गैप है, 2 से 3 में भी उतना गैप है, 3 से 4 में भी और 4 से 5 में भी। तो इसलिए स्केल का प्रयोग करते हैं, नापते हुए बढ़िया से बनाइएगा, क्योंकि सादा पेपर में आपको ग्राफ बनाना होगा, ग्राफ पेपर एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो इस तरह से नापते हुए अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो ये बन गया। और इसके बाद हमारा जो है गेहूं वाला फिर मशीन वाला हिस्सा देगा, तो मशीन वाला टोटल 30 तक जा रहा है। तो आप 2-2 के हिस्सा करते हुए 15 हिस्से काट लीजिए, या फिर आप जो है 4-4 का हिस्सा करते हुए काट लीजिए, जैसे भी आपको काटना है वैसे करके आप काट लेंगे, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये विचित्र ढंग से बनाया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो है अच्छे तरीके से नाप करके देखिएगा, तो यहाँ पर ये बांट दिया है, इस प्रकार से कुछ काट दिया है, तो यहाँ पर जो है ऐसे करके बना दिया है। ठीक है, पॉइंट को लेते हुए क्लियर बात, ऐसे करके ये बना दिया है, 12 की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बना दिया। ठीक है, आप जो है नाप करके बना लीजिएगा, 2-2 के हिसाब से नाप करके बनाएंगे तो अच्छे तरीके बन जाएगा, या 4-4 के हिसाब से नाप करके बनाएंगे। जैसे ये टोटल 5 कटा है, उसी तरह आप भी काट लीजिए। हमने किताब वाला ग्राफ उठाकर यहाँ पे डाला है। ठीक बात क्लियर है, ये बन गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आंकड़ों को यहाँ पे रखेंगे। जैसे सबसे पहला आंकड़ा क्या है, पहली संभावना में 0 गेहूं है और 30 मशीन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 गेहूं है और 30 मशीन है, तो यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे। ठीक बात, 30 पॉइंट पे। दूसरी वाली संभावना में क्या है, गेहूं जो है 1 है और मशीन जो है 28 है, तो यहाँ पर 1 और 28 के पॉइंट पे एक हम बिंदु लगा दें। अगली संभावना में हमारा गेहूं 2 है और मशीन 24 है, तो यहाँ पर हमने जो है एक बिंदु लगा दिया। फिर अगली संभावना में हमारा क्या है, अगली संभावना में हमारा गेहूं 3 है और मशीन 18, तो यहाँ पर एक बिंदु लग गया। और फिर हमारा जो है अगली संभावना में क्या है, गेहूं 4 है और मशीन हमारा 10 है, तो यहाँ पर एक जो है बिंदु लग गया। और अगली संभावना में हमारा क्या है, गेहूं हमारा जो है 5 है, मशीन 0 है, तो इसलिए यहाँ पर एक बिंदु लग गया। और इन्हीं बिंदुओं को जो है संयोगों का नाम दे दिया गया, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D, बिंदु E और बिंदु F। टोटल हमारे जो है यहाँ पर इतने संयोग बन गए। ठीक है, और इसी बिंदुओं को फिर क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ के तौर पे, एक वक्र के तौर पे ऐसे करके मिला देंगे। तो ये जो बन करके हमारा जो लाइन आएगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं PPC, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, PPC। बात समझ में आया, PPC इसी को कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। क्लियर बात, समझ में आया अच्छे तरीके से। अब ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है आपका संसाधन जो भी है उसका पूरा उपयोग करके दो वस्तुओं का संयोग, पूरा उपयोग करके हुए। ठीक बात, यानी पूरा तरह से संसाधन का प्रयोग करके इतना ही हम वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए इसको PPF भी कहते हैं, सीमा भी कहते हैं कि मैक्सिमम इतना उत्पादन हो सकता है, इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं हो सकता। अब आपसे थोड़ा कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, बताइए फटाफट। अगर हमें यहाँ पे बिंदु H का उत्पादन करना होगा, ये देखिए ये बिंदु H लिखा है ना, ये अगर हमें बिंदु H का उत्पादन करना होगा तो बताइए हम उत्पादन कर पाएंगे क्या, इस बिंदु तक हम उत्पादन कर पाएंगे? तो बिल्कुल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी सीमा के अंदर है, जो सीमा के अंदर है उसे हम आराम से पा सकते हैं, उसे हम आराम से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बस में है ना बात, वहाँ तक हमारी पहुँच है, इसलिए हम बिंदु H को पा सकते हैं। इसीलिए इसको जो है किताब में थोड़ा मिसप्रिंटिंग आप लोग सही कर लीजिए। इसलिए इस बिंदु को, बिंदु H को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्राप्य संयोग। ठीक है, प्राप्य संयोग, क्योंकि इसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बात क्लियर है, समझ में आया? ये हमारे बस में, इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम लोग प्राप्य संयोग करते हैं। और अगर हम एक बाहर की बिंदु ले लें, बाहर की बिंदु, अगर हम इस जगह की बिंदु की बात करें, इस जगह की, ठीक है, ये हमारा बिंदु G, ठीक है, अगर हम बिंदु G की बात कर ले तो बताइए इसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं क्या, प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो यहाँ तक ही हमारा PPC है, हम अपने संसाधनों का पूरा उपयोग करके इसी जगह तक उत्पादन कर सकते हैं। और ये सीमा के बाहर की कोई बिंदु है और इस बिंदु को हम किसी भी कीमत में नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वहाँ तक मेरे पास संसाधन नहीं है। अगर इस बिंदु को प्राप्त करना होगा तो हमें संसाधन बढ़ाना पड़ेगा, तकनीक बढ़ाना पड़ेगा। और PPC में क्या है, PPC तभी बनता है जब ये दोनों स्थिर हो, है ना बात। तो यहाँ पर क्या है, इस G बिंदु को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अप्राप्य संयोग। ठीक है, किताब में इनका नाम उल्टा कर दिया है, गलत कर दिया है, तो इसे आप लोग जो है सुधार लेंगे, अप्राप्य संयोग। ठीक है, अगर सेम किताब से आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है वहाँ पे मिसप्रिंटिंग आपके में भी हो, तो अप्राप्य संयोग इसको होते हैं, इस बात को समझिएगा। ठीक बात, तो ये PPC हो गया, समझ में आया बढ़िया से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, लंबा वीडियो है, अच्छे तरीके से समझते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात हम लोग क्या करें, नेक्स्ट बात हमारा PPC की विशेषताएं। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं, PPC की क्या विशेषताएं। ठीक बात, तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें PPC की विशेषता है, तो दो ही विशेषता यहाँ पर। सबसे पहला विशेषता है जिसका नाम है बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती हुई। तो आपको दिख रहा है बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती हुई। और क्यों होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती हुई? क्योंकि हमने बताया X वस्तु और Y वस्तु, ठीक है, X वस्तु और Y वस्तु, ठीक है, Y वस्तु, इनके उत्पादन में कैसा संयोग है, विपरीत संयोग। इनके उत्पादन में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। X वस्तु और Y वस्तु के उत्पादन में कैसा संबंध है, के उत्पादन में विपरीत संबंध है। विपरीत संबंध होने का मतलब ये है
कि जब भी आपका एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाना होगा तो वाई वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इसी वजह से हमारा ये जो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ पीपीसी दिखता है। ठीक है, तो कारण भी लिखना, विशेषता, जब भी पॉइंट लिखेंगे उसका डिटेल भी बताएंगे क्यों ऐसा है। क्योंकि ऐसा है, हमारा एक्स वस्तु और वाई वस्तु के उत्पादन के बीच में विपरीत संबंध है, यानी एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए वाई वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ता है, और वाई वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपको एक्स वस्तु का उत्पादन को कम करना पड़ता है। ठीक बात, क्लियर है। दूसरा हमारा जो है, दूसरा यहाँ पर है सामान्यतः उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। अब नतोदर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के लेंस होते हैं, आप लोग जानते होंगे। एक होता है उत्तल, उत्तल को कहते हैं हम लोग नतोदर, ठीक है, और दूसरा होता है अवतल, अवतल जिसको हम लोग कहते हैं उन्नतोदर। ठीक है, उन्नतोदर, ये दो प्रकार के होते हैं, इसको याद रखिएगा। उत्तल आपको पता है, उत्तल जो होता है जिसमें उभार होता है, ठीक है, और अवतल जो होता है जिसमें जो है उभार नहीं होता, अंदर की तरफ धंसा होता है। आपने जाना होगा अवतल इस प्रकार का होता है और उत्तल इस प्रकार का होता है। ठीक बात, तो जिसमें उभार होता है उसको हम लोग कहते हैं उत्तल। तो ये कौन सा है, इसमें उभार है कि नहीं, मूल बिंदु से देखिए, मूल बिंदु से ये थोड़ा उभरा हुआ है कि नहीं। आपका जो पीपीसी है वो कैसा है, ध्यान दीजिएगा, जो पीपीसी आपका है वो ऐसे है कि नहीं, मूल बिंदु अगर यहाँ है तो ये ऐसे करके उभरा हुआ है कि नहीं, तो इसलिए ये क्या है, ये उत्तल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, उत्तल को नतोदर कहते हैं। तो यही होता है समांतर पीपीसी, ऐसा होता है। और अगर ऐसा कोई वक्र होता है जो मूल बिंदु यहाँ तो ऐसा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अवतल कहते हैं या फिर उन्नतोदर कहते हैं। तो ऐसे भी वक्र आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लें, किसकी बात कर लें, हम लोग बात कर लें कि समांतर संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। तो कारण क्या नतोदर का, तो कारण यह है बढ़ता हुआ एमआरटी, है ना बात। इसका कारण ये कि हमारा जब भी एक वस्तु को हटा करके दूसरी वस्तु को उत्पादन में लगाया जाता है तो हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी एमआरटी होता है वो क्या होता है, उसमें लगातार वृद्धि होता रहता है। इसी वजह से ये वक्र क्या होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ठीक है, तो ये बात आप लिख लेंगे। और देखा भी अपने ग्राफ में, और मतलब सारणी में लगातार एमआरटी बढ़ रहा है, इसी कारण से ये जो है क्या है, मूल बिंदु की ओर नतोदर है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या कि पीपीसी सरल रेखा में हो सकता है कि नहीं। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, और हो सकता है तो कैसे होता है और उसमें क्या क्या कंडीशन है, इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।